हेलो एवरीवन। हमारा आज का रिवीजन का टॉपिक SA 320 एंड 402। 300 की सीरीज में हमने 300, 315, 330, 450 इन 4 स्टैंडर्ड्स को कवर अप किया था। देयर आफ्टर फिर हमने ऑडिट स्ट्रेटजी प्लानिंग एग्जीक्यूशन चैप्टर नंबर 2 को कवर अप किया और फिर चैप्टर नंबर 3 रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल को कवर अप किया। नाउ SA 300 की सीरीज में 2 स्टैंडर्ड हमारे बचे हुए हैं रिवीजन में, एक SA 320 और दूसरा SA 402। तो इन दोनों स्टैंडर्ड्स को आज हम रिवाइज करेंगे। SA 320 डील करता है मटेरियलिटी के कॉन्सेप्ट को, मटेरियलिटी इन प्लानिंग एज वेल एज परफॉर्मिंग एन ऑडिट। मटेरियलिटी बेसिकली है क्या? मटेरियलिटी एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते वक्त अकाउंटिंग पॉलिसी जो हमें फॉलो करनी होती है, उसकी सिलेक्शन में भी जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 पढ़ते हैं तो 3 फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं। एक प्रूडेंस, दूसरा सब्सटेंस ओवर फॉर्म और तीसरा मटेरियलिटी। तो मटेरियलिटी एक फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी है और इसके साथ साथ ऑडिट में भी इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। SA 320 कहता है कि ऑडिटर को मटेरियलिटी को कंसीडर करना है वाइल प्रिपेयरिंग द प्लान्स, while performing the audit procedures, while evaluating the audit evidence, while drawing any conclusion and expressing the opinion. Now, materiality basically है क्या? SA 320 ने डिफाइन किया। ऑडिट के रेफरेंस में मटेरियलिटी ऑडिटर को कंसीडर करनी है एज पर द डिस्कशन that is being given by the related financial reporting framework. However, if financial reporting framework is silent as to the materiality, then there are certain fundamental principles which can be applied in the concept of materiality. And these fundamental principles includes, like number 1, if any information that seems important for the users of financial statements, that information will be considered as material. If on the basis of any information, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स हैं वो अपने इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं, देन वो इंफॉर्मेशन सिग्निफिकेंट मानी जाएगी। मटेरियलिटी क्वांटिटेटिव टर्म्स में, क्वालिटेटिव टर्म्स में, दोनों में डिटरमाइन होती है। मटेरियलिटी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस पर बेस्ड होती है। एज ए रिजल्ट द मटेरियलिटी फॉर वन पर्सन मे डिफर फ्रॉम द मटेरियलिटी लेवल फ्रॉम अनदर पर्सन। एज ए ऑडिटर हमें मटेरियलिटी को डिटरमाइन करना है ड्यूरिंग द प्लानिंग स्टेज, परफॉर्मिंग स्टेज, एग्जीक्यूशन स्टेज, सारी स्टेजेस के ऊपर। नाउ अब जब हम मटेरियलिटी के लेवल को एस्टैब्लिश करते हैं तो कौन कौन से लेवल के ऊपर हमें मटेरियलिटी को एस्टैब्लिश करना होगा? मटेरियलिटी इज टू बी एस्टैब्लिश्ड एट द level of financial statement as well as individual level of transactions, account balances, presentation as well as at the disclosures. Now, materiality for the financial statements as a whole वो ऑडिटर को हेल्प करती है इन डिटरमाइनिंग कि क्या जो उसकी ऑब्जर्वेशन में कोई मिस स्टेटमेंट्स आ रही हैं, क्या उसके बेसिस पर उसको आगे फर्दर प्रोसीजर्स परफॉर्म करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। सो बीइंग ए ऑडिटर वी आर कंसर्न्ड विद एस्टैब्लिशिंग द मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज ए होल। बट समटाइम्स इट्स हैपन कि हमने एक मटेरियलिटी लेवल को डिटरमाइन कर दिया फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल, बट कुछ ट्रांजेक्शंस के रेफरेंसेस में हमें इंडिविजुअल मटेरियलिटी को फिक्स करना होगा, कंसीडरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन लाइक मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, डेप्रिसिएशन। ये कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर हैं विच आर बीइंग गवर्न्ड बाय द रेगुलेटरी प्रोविजंस। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस के रेफरेंस में इंडिविजुअल मटेरियलिटी लेवल को भी अलग से एस्टैब्लिश्ड किया जा सकता है। सो ऑडिटर को 2 लेवल पर मटेरियलिटी को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। एक लेवल हो गया मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल और दूसरा लेवल हो गया मटेरियलिटी फॉर इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर्स। नाउ इसके अलावा इस स्टैंडर्ड में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है और वो है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट
हमें क्या प्रोविजन देता है, दैट समटाइम्स इट मे हैपन कि जो मिस स्टेटमेंट्स आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, क्यों आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि आपने सैंपलिंग प्रोसीजर्स फॉलो किए थे, या आपने आइडेंटिफाई किया, आपने मैनेजमेंट को बताया करेक्ट करने के लिए, बट मैनेजमेंट ने करेक्ट नहीं किया, क्यों, उनकी ओपिनियन में वो चीज सिग्निफिकेंट नहीं थी, या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, हम जिसे गलती कह रहे थे वो उसे गलती नहीं कह रहे। सो समटाइम्स इट हैपन दैट एग्रीगेट ऑफ अनडिटेक्टेड, जिनको मैं आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाया, एंड अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स मे एक्सीड्स द मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल। तो ऐसी सिचुएशन में कि मेरा रिस्क बढ़ जाता है कि छोटी छोटी गलतियां मिलकर बड़ी गलती बनती है, छोटी छोटी मिस स्टेटमेंट मिलकर मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल को कंसीडर कर सकती हैं, तो मेरा रिस्क बढ़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में ऑडिटर मटेरियलिटी के नीचे एक लेवल को सेट कर देता है, जिसको हम परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का नाम देते हैं। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी जब हमने एसए 530 में टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट पढ़ा था, उसके अंदर भी हमने इस वर्ड को डिस्कस किया था। नाउ अब इसके बाद ऑडिटर ने मटेरियलिटी एस्टैब्लिश कर ली फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल। ऑडिटर ने मटेरियलिटी एस्टैब्लिश की फॉर इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंस, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। ऑडिटर ने परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को एस्टैब्लिश किया, ये चीजें उसने एस्टैब्लिश कर ली और इसने ऑडिटर ने इनको अपने वर्किंग पेपर में डॉक्यूमेंट भी कर लिया। क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट जैसे जैसे ऑडिटर की नॉलेज में एडिशनल इंफॉर्मेशंस आती जाएंगी, नए ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट होते चले जाएं, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिकंसीडर द मटेरियलिटी लेवल? वो सोच सकता है क्या कि मैंने जो इनिशियल स्टेज में मटेरियलिटी लेवल को एस्टैब्लिश किया था, वो मटेरियलिटी लेवल दे नीड्स टू बी रिवाइज्ड, दे नीड्स टू बी रिकंसीडर्ड? Yes, based upon the changed circumstances, based upon the unexpected events, based upon the audit evidences collected by the based upon the audit evidences collected by the auditor during the course of auditor. तो auditor may consider the revision of materiality levels. तो यदि ऐसा है तो क्या ऑडिटर मटेरियलिटी लेवल को चेंज कर सकता है? डेफिनेटली हाँ, इसमें कोई इशू ही नहीं है, ऑडिटर मटेरियलिटी लेवल को चेंज कर सकता है। क्या कारण थे जिनके कारण मटेरियलिटी लेवल को चेंज करना पड़ा, और क्या नए मटेरियलिटी लेवल ऑडिटर ने एस्टैब्लिश किए हैं, क्या नई परफॉर्मेंस मटेरियलिटी ऑडिटर ने एस्टैब्लिश की है, इन सबको डॉक्यूमेंट करना जरूरी है। यही सब बातें हैं जो एसए 320 ने हमें बता रखी है। चलिए अब इसके कॉन्सेप्ट को क्लास नोट्स में से डिस्कस कर लेते हैं। एसे का नाम मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट। कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी, मटेरियलिटी मे बी बेस्ड ऑन अ डिस्कशन गिवन इन द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जैसे एग्जाम्पल गिवन है शेड्यूल 3 में, एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस few disclosures are being required, like if any person is holding share capital that is 5% or more than 5% of total share capital, it requires separate disclosure. Any expenditure if it exceeds 1% of revenue from operation or rupees 1 lakh, whichever is higher, then uska separate disclosure required hai. So schedule 3 requires separate disclosures for various items of financial statements. Examples are given here, like 5% of share capital, 1% of revenue from operation. So इस तरीके से कुछ मटेरियलिटी लेवल्स तो हमें जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वहीं से पता चल जाते हैं। हाउएवर अब शेड्यूल 3 तो सिर्फ कंपनीज पर अप्लाई होता है, जिन एंटिटीज पर शेड्यूल 3 अप्लाई नहीं होता या उनके एफआरएफ में और कोई बात नहीं की गई, देन इस स्टैंडर्ड में कुछ प्रोविजंस बताए गए हैं, उन प्रोविजंस को हम यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द मटेरियलिटी लेवल्स। क्या क्या है वो प्रोविजन देखिए जरा। अब इन केस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क
does not provide a reference to the materiality, following considerations may be applied. Number 1, any misstatement including omission, it will be considered as material कब? When it can affect the economic decision of the user of the financial statement. Materiality, it is a subject of professional judgment, and क्योंकि professional judgment है and hence it may differ from one person to another person. Materiality depends upon the surrounding circumstances and hence it needs to be considered individually as well as in the aggregate. और एग्रीगेट के कॉन्सेप्ट के कारण परफॉर्मेंस मटेरियलिटी ये वर्ड हमारे सामने आता है. ऑडिटर शुड अप्लाई द मटेरियलिटी थ्रू आउट द ऑडिट, दैट मीन्स प्लानिंग, परफॉर्मिंग एज वेल एज एट द कंक्लूजन स्टेज आल्सो. बट यहां पर दो ही वर्ड यूज किए गए, एक प्लानिंग और दूसरा परफॉर्मिंग. क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड के नाम में भी यही दो वर्ड थे, एक प्लानिंग और दूसरा परफॉर्मिंग. नाउ अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं. फिर इसमें पॉइंट दिए गए हैं कि ड्यूरिंग द प्लानिंग स्टेज एक सेकेंड, during the planning stage materiality is to be considered for various judgments like determining nature, timing, extent of risk assessment procedures, identifying and assessing risk of material misstatement, determine NTE of further audit procedure. तो प्लानिंग स्टेज में डिफरेंट जजमेंट्स को लेने के लिए भी हमें मटेरियलिटी का सहारा लेना पड़ेगा. तो ये कुछ बेसिक कंसिडरेशंस बताए गए हैं कि यदि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं देता है एज टू द मटेरियलिटी, देन दीज कंसिडरेशंस में बी यूज्ड फॉर एस्टैब्लिशिंग द मटेरियलिटी, फॉर एस्टैब्लिशिंग द परफॉर्मेंस मटेरियलिटी. नाउ अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी. इस वर्ड का क्या मीनिंग है? जो वर्ड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी है, इट इज एन अमाउंट दैट इज सेट बाय द ऑडिटर एट लेस देन मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल. किस ऑब्जेक्टिव के साथ? अपने ऑडिट रिस्क को एप्रोप्रिएट लो लेवल पर लाने के लिए. और यहां पर ऑडिट रिस्क किस चीज का? दैट एग्रीगेट ऑफ दो वर्ड, एक अनकरेक्टेड मींस जो मैंने फाइंड आउट तो की बट मैनेजमेंट ने करेक्ट नहीं की, दूसरी जिनको मैं अपने प्रोसीजर्स के थ्रू डिटेक्ट ही नहीं कर पाया. Uncorrected and undetected misstatements may exceeds the materiality. वो materiality को exceed कर सकता है. एग्जाम्पल भी मैंने यहां पर दिया है इसके रेफरेंस में कि ऑडिटर ने रेवेन्यू एक्सपेंसेस की मटेरियलिटी फिक्स की 2.5 लाख. ड्यूरिंग द वाउचिंग इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट सम मिसस्टेटमेंट्स एग्जिस्ट इन द सैंपल in the range of rupees 5,000 to 30,000. अब कुछ गलतियां मिल रही हैं उसको 5,000, 30,000. अब ये सारी गलतियां यदि आप देखें तो 2.5 लाख से नीचे हैं, तो मैं इन मिस्टेक्स को इमैटेरियल मानकर छोड़ दूंगा. बट देयर आर चांसेस कि इन मिस्टेक्स का एग्रीगेट अमाउंट मिलकर 2.5 लाख को क्रॉस कर सकता है. एज ए रिजल्ट ऑडिटर वाज ऑफ द व्यू कि यदि एग्रीगेट ऑफ अनडिटेक्टेड एंड अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स में एक्सीड 2.5 lakh, तो इन सच सिचुएशन a need may arise to determine the performance materiality which may be fixed at an amount on judgment of auditor, may be 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 25,000, जो आपको अपनी जजमेंट के हिसाब से ठीक लगता है. जैसे मैंने यहां एग्जांपल दे दिया 20,000 का. सो नाउ अब क्या होगा? 20,000 रुपए की कोई भी गलती होगी मैं उसको इग्नोर नहीं करूंगा, मैं उसको कंसीडर करूंगा और फिर इनको मैं करेक्ट कराऊंगा. इससे होगा क्या कि अब 20,000 से नीचे की गलतियां छूटेंगी, जिसके कारण
मैं एक एश्योरेंस लेवल ले सकता हूं कि जो अनकरेक्टेड और अनडिटेक्टेड है अब उनका एग्रीगेट 2.5 लाख को क्रॉस नहीं कर पाएगा। ऑडिटर्स कंसीडरेशन एज टू द मटेरियलिटी, ऑडिटर को मटेरियलिटी एस्टैब्लिश करनी है नंबर 1 फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल। यदि जरूरत महसूस होती है तो ऑडिटर में एस्टैब्लिश द मटेरियलिटी फॉर इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर आइटम्स। इफ रिक्वायर्ड on the basis of specific circumstances, auditor may establish the materiality for individual transactions, account balances and the disclosures. And at the same time, if required, auditor may also determine the need for establishing the performance materiality. So 3 लेवल के ऊपर 3 materiality ऑडिटर ने एस्टैब्लिश की है। Number 1, materiality for the financial statements as a whole. Number 2, materiality for individual transactions, account balances and disclosures. And number 3, performance materiality. और इसके बाद फिर आगे बात आ जाती है, क्या ऑडिटर इन materiality levels को चेंज कर सकता है? Definitely yes. यदि ऑडिटर को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऐसा लगता है कि मटेरियलिटी लेवल्स जो इनिशियल स्टेजेस में एस्टैब्लिश्ड किए गए थे उनको चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट है, ऑडिटर में रिवाइज इट बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग द ऑडिट। ऑडिटर में कंसीडर द रिवीजन ऑफ मटेरियलिटी लेवल, हेंस ऑडिटर में रिवाइज materiality for the financial statements as a whole, materiality for individual transaction, account balances and disclosures, as well as the performance materiality. क्या जो materiality ऑडिटर ने इनिशियल स्टेजेस में डिटरमाइन किए एंड लेटर ऑन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट उसने इन लेवल्स को रिवाइज किया, क्या इन सबको डॉक्यूमेंट करना जरूरी है? यस, डॉक्यूमेंटेशन। Auditor shall document the following. Number 1, materiality for the financial statements as a whole, materiality for individual transactions, account balances and the disclosures, performance materiality and revision in the materiality levels. Now, ये तो हो गई डॉक्यूमेंटेशन की बात। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको लर्न करना पड़ेगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग सेटिंग ऑफ बेंचमार्क। बेंचमार्क क्या है? बेंचमार्क वो पैरामीटर है जिसके अगेंस्ट आप किसी चीज को इवैल्यूएट करते हैं। लाइक जब आपने मटेरियलिटी फिक्स करनी है, वो मटेरियलिटी आपका परसेंटेज बेस पर कोई क्राइटेरिया आप फिक्स करेंगे या कोई अमाउंट सेट करेंगे, तो वो जो बेंचमार्क है वो परसेंटेज होगा या अमाउंट होगा। परसेंटेज है तो कितनी परसेंटेज, अमाउंट है तो कितना अमाउंट। तो उस बेंचमार्क को, चाहे वो बेंचमार्क आपका परसेंटेज हो या बेंचमार्क आपका कोई अमाउंट हो, वट एवर इट इज, इन चीजों को बेंचमार्क को सेट करते वक्त कि मुझे 1% रखना है, 2% रखना है, 5% रखना है, अमाउंट मुझे 2 लाख रखना है, 4 लाख रखना है, 6 लाख रखना है, 5 लाख रखना है, क्या अमाउंट, क्या बेंचमार्क मुझे सेट करना है? वेदर बेंचमार्क इज ए परसेंटेज, वेदर बेंचमार्क इज ए अमाउंट, बट इसको सेट करते वक्त आपको किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट्स, कौन सी आइटम्स हैं जिनके ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स का सबसे ज्यादा फोकस रहता है? नेचर ऑफ द एंटिटी, एंटिटी अपनी लाइफ साइकिल में कहां पर है? इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जिसमें एंटिटी ऑपरेट करती है, एंटिटी का ओनरशिप स्ट्रक्चर एंड द फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर एंड वॉलेटिलिटी ऑफ द बेंचमार्क। दीज आर द 5 फैक्टर्स which needs to be considered while setting the benchmarks. याद करने हैं आपको। नंबर 1, एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नंबर 2, आइटम्स ऑन विच द यूजर्स अटेंशन इज जनरली फोकस्ड, नेचर ऑफ एंटिटी, इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच द एंटिटी ऑपरेट्स। नंबर 4, रिलेटिव वॉलेटिलिटी ऑफ द बेंचमार्क। नंबर 5, एंटिटी की ओनरशिप
and the way in which the entity is being financed. Now, अब बात करते हैं इस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस की। इस स्टैंडर्ड का पहला क्वेश्चन मेरे पास है जो नवंबर 2013 में 4 मार्क्स का आया है और अगस्त 18 के मॉक टेस्ट पेपर में डाला गया था। मिस्टर एक्स was appointed as auditor of Messrs Easy Go Limited and intends to apply the concept of materiality for the financial statement as a whole. Guide him the factors that may affect the identification of appropriate benchmark. ये जो सबसे मैंने आपको लास्ट में टॉपिक कराया है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सेटिंग ऑफ बेंचमार्क, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो एलिमेंट आइटम्स जिनके ऊपर यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मेन फोकस रहता है। नेचर ऑफ एंटिटी, लाइफ साइकिल स्टेज, इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच द एंटिटी ऑपरेट्स, ओनरशिप स्ट्रक्चर, द वे एंटिटी इज बीइंग फाइनेंस्ड एंड द रिलेटिव वॉलेटिलिटी ऑफ द बेंचमार्क। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया नवंबर 13 में, तो एग्जामिनर के क्या कमेंट थे? मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैव नो आइडिया ऑफ द रेलिवेंट स्टैंडर्ड एंड दे ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोस्ट ऑडिट सिचुएशन rather than pre-audit planning as required in the question. Instead of discussing the factors affecting the identification of appropriate benchmark, candidate discussed about the concept of materiality, its uses and importance of this concept for the audit. Next, ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में आया है, मई 15 में और मई 18 में। इस क्वेश्चन में कहा गया, क्या ऑडिटर मटेरियलिटी लेवल्स को री इवेलुएट कर सकता है? डेफिनेटली यस। इसके अंदर आपका आंसर आ जाएगा री एस्टैब्लिश या रीडिटर्मिनेशन ऑफ द मटेरियलिटी लेवल्स। ऑडिटर कैन रिवाइज द मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल, मटेरियलिटी फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंसेस और डिस्क्लोजर्स, एंड इफ ऑडिटर कंक्लूड्स ए लोअर मटेरियलिटी तो वो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को भी रिवाइज कर सकता है। एंड हेंस मिस्टर पी कैन री इवेलुएट द मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट्स आफ्टर कंसीडरिंग द नेसेसिटी ऑफ सच रिवीजन। एग्जामिनर का व्यू, मैनी कैंडिडेट्स एड बाय राइटिंग आंसर बेस्ड ऑन एसए 330। 2 ही क्वेश्चन है जो इस स्टैंडर्ड से आए हुए हैं, दैट इज रिवीजन ऑफ मटेरियलिटी लेवल और दूसरा क्वेश्चन है फैक्टर्स अफेक्टिंग द सेटिंग ऑफ बेंचमार्क्स। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड के ऊपर, और हमारा नेक्स्ट स्टैंडर्ड है 402। एसए 402 बात करता है ऑडिट कंसीडरेशंस रिलेटिंग टू एन एंटिटी यूजिंग द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप सबने रेगुलर क्लासेस में पढ़ा ही हुआ होगा, जो मैं इस पूरे एक कंप्लीट चार्ट से कराता था, बट मैं इसको एक बार क्विकली रिवाइज करा देता हूं ताकि वो चीजें आपके माइंड में दोबारा से रिमाइंड हो जाए। नाउ, एक पर्सन ऑडिट कर रहा है एक एंटिटी की, और ऑडिट के दौरान उसको पता चलता है कि जो इसका क्लाइंट है वो अपनी कुछ सर्विसेज अवेल कर रहा है किसी और एंटिटी से। दैट मीन्स इसको हमने नाम दे दिया, ये एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो गई। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से सर्विसेज अवेल की जा रही हैं। अब यदि ये काम सारा का सारा जो एस का यू का है, यू अपने आप करता तो मैं इसके ऑपरेशन को स्टडी कर सकता था, मैं इसके कंट्रोल को इवेलुएट कर सकता था, बट यू ने तो क्या किया, इसने तो काम ही आउटसोर्स कर दिया किसी पर्सन को। तो क्या मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए कि एस प्राइवेट लिमिटेड इसके यहां पर काम कैसे हो रहा है यू का? ये तो बेसिकली क्या हो गया, बीपीओ हो गया, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एंटिटी, जिसको
काफी एंटिटीज क्या करती हैं, अपने बिजनेस प्रोसेसेस आउटसोर्स कर देती हैं। तो यू ने क्या किया, अपना अकाउंटिंग का फंक्शन, पेरोल का फंक्शन, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का फंक्शन, डेटर मैनेजमेंट फंक्शन, कैश मैनेजमेंट फंक्शन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट फंक्शन, ऐसे कुछ फंक्शंस उसने आउटसोर्स कर दिए। नाउ अब जब ऐसे फंक्शंस आउटसोर्स हो गए तो उस केस में मैं एज ए ऑडिटर ऑफ द यूजर एंटिटी, मेरे सामने चैलेंज आ गया, मैं कैसे इंटरनल कंट्रोल को इवेलुएट करूं। रीजन, इंटरनल कंट्रोल तो यू का है ही नहीं, रादर किसका है, एस का है अब तो। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन को प्रोसेस कौन कर रहा है, एस कर रहा है। मैं उन कंट्रोल को तो देख सकता हूं जो यू एक्सरसाइज कर रहा है एस के ऊपर। यू भी तो कुछ कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहा होगा ना एस के ऊपर। यू अपना डाटा दे रहा है एस को, तो यू कंट्रोल एक्सरसाइज करेगा एस के ऊपर। लेकिन एस वहां पर प्रोसेसिंग के कंट्रोल क्या है, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या है, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तो जैसे एस यू को सर्विस दे रहा है, तो एस U1 को, U2 को, U3 को, U5 को, इसके बड़े सारे क्लाइंट होंगे। जैसे मैं यू का ऑडिटर हूं, मैं कंसर्न्ड हूं, इसी तरह से बाकी जो क्लाइंट्स हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के, उन क्लाइंट के ऑडिटर को भी तो जानकारी चाहिए होगी ना सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल की। तो इसके लिए सारे क्लाइंट्स सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पर प्रेशर डालते हैं कि आप हमने इंटरनल कंट्रोल बताइए अपना। तो इसके रेफरेंस में जो यहां की मैनेजमेंट है, इसके ऊपर एक रिपोर्ट बना देती है, रिपोर्ट ऑन डिस्क्रिप्शन एंड डिजाइन ऑफ कंट्रोल एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। जो कंट्रोल एक पर्टिकुलर डेट को एग्जिस्ट करते थे, उन कंट्रोल्स के डिस्क्रिप्शन एंड डिजाइन के ऊपर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट ने एक रिपोर्ट बना दी और उसके ऊपर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने ऑडिटर से एक ओपिनियन भी ले ली कि हां, ये कंट्रोल का जो डिस्क्रिप्शन हमने आपको दिया, डिजाइनिंग जो हमने बताई, जो हमारे कंट्रोल हैं, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं इस पर्टिकुलर डेट को। ठीक है, सर्विस ऑडिटर ने इसके ऊपर अपनी ओपिनियन भी दे दी। बट हो सकता है इनमें से कुछ क्लाइंट कहें कि आप एक पर्टिकुलर डेट पर हमारी ट्रांजैक्शन को थोड़ी प्रोसेस कर रहे हो, थ्रू आउट द ईयर करते हो, तो मुझे तो पूरे साल के कंट्रोल बताओ आप अपने। और आपने मुझे डिस्क्रिप्शन डिजाइन बताया, क्या ये कंट्रोल इफेक्टिव भी है या नहीं है वो बताओ। ठीक है, फिर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरी रिपोर्ट बना सकती है, रिपोर्ट ऑन description, design as well as operating effectiveness of control at the service organization for a specific period। डेट वर्ड नहीं है, पीरियड। और फिर इसके ऊपर ओपिनियन ले ले सर्विस ऑडिटर से, ओपिनियन ऑफ सर्विस ऑडिटर ऑन डिस्क्रिप्शन, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, रिलेटेड कंट्रोल एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। जो रिपोर्ट एक पर्टिकुलर डेट के लिए बनाई गई और सिर्फ डिस्क्रिप्शन एंड डिजाइन पर बेस्ड है, उसको टाइप 1 रिपोर्ट का नाम देते हैं। लेकिन जो रिपोर्ट एक पीरियड के लिए बनाई गई और उसमें डिस्क्रिप्शन, डिजाइन के साथ साथ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को भी कवर अप किया गया है, उसको टाइप 2 रिपोर्ट का नाम देते हैं। ये टाइप 1 रिपोर्ट, टाइप 2 रिपोर्ट दो मेथड पर बन सकती है। एक होता है इंक्लूसिव मेथड और एक होता है कार्व आउट मेथड। इंक्लूसिव मेथड का क्या मतलब है, जैसे यू ने काम एस को दिया, एस भी इस काम को फर्दर आउटसोर्स कर देती है कुछ पार्ट, तो ये हो गई एक सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, सब सर्विस। तो जितने भी क्लाइंट्स हैं, चाहे वो यू है, U1, U2, U3, U4, U5, जितने भी यूजर्स हैं, वो सब सर्विस के कंट्रोल पर भी रिपोर्ट चाहते हैं। तो हो सकता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर को ही कह दिया जाए कि आप सब सर्विस के कंट्रोल को भी अपनी ही रिपोर्ट में इंक्लूड कर लेना। तो यदि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर ने अपनी टाइप 1, टाइप 2 रिपोर्ट में सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स को भी कवर किया है, तो हम कहेंगे
ये टाइप 1 रिपोर्ट इंक्लूसिव मेथड पर बनाई गई है। लेकिन यदि सब सर्विस ने सर्विस ऑडिटर को अलाउ नहीं किया, इन दैट केस फिर सर्विस ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स पर अपनी रिपोर्ट बनाएगा और फिर हम कहेंगे रिपोर्ट बनाई गई है कार्व आउट मेथड पर, जिसमें सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स को इंक्लूड नहीं किया गया। ऐसी सिचुएशन में फिर सब सर्विस अपने ऑडिटर से रिपोर्ट बनवाएगी, अलग से अपने ऑडिटर से रिपोर्ट बनवाएगी। अब क्योंकि ये रिपोर्ट किस पर बन रही है, इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर, तो इसकी वर्किंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में कवर नहीं होती, रादर किस में कवर होती है, स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट में। तो जो ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल की इवैल्यूएशन करके उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस पर रिपोर्ट देगा, उसका स्टैंडर्ड है SAE 3402, जिसका नाम है एश्योरेंस रिपोर्ट्स ऑन कंट्रोल्स एट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ये स्टैंडर्ड हमारे सिलेबस में नहीं है 3402। बात करते हैं अब मेन स्टैंडर्ड की, SA 402 की। तो मैं ऑडिटर हूं किसका, यू लिमिटेड नाम की कंपनी का। यू लिमिटेड क्या करती है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से सर्विसेज अवेल करती है। अब मेरे को किन किन चीजों की जानकारी चाहिए, आई एम कंसर्न्ड विद हाउ द डाटा ऑफ यू लिमिटेड इज बीइंग प्रोसेस्ड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। यू लिमिटेड के डाटा पर मुझे ओपिनियन देनी है, तो उसका डाटा प्रोसेस कौन कर रहा है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। हाउ द डाटा ऑफ यू लिमिटेड इज बीइंग प्रोसेस्ड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। What are the internal controls that are being exercised by the service organization so as to maintain integrity of client's data? Controls जो यूजर एंटिटी एक्सरसाइज कर रही है किस पर, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पर। एक कंट्रोल तो वो जो कंट्रोल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एक्सरसाइज कर रही है इन प्रोसेसिंग ऑफ क्लाइंट्स डाटा। दूसरा कंट्रोल जो मेरा क्लाइंट मतलब यूजर एंटिटी वो एक्सरसाइज कर रही है किसके ऊपर, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो एज ए ऑडिटर आई एम कंसर्न विद टू कंट्रोल। नंबर 1, कंट्रोल्स दैट आर एक्सरसाइज्ड बाय यूजर एंटिटी ओवर द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 2, कंट्रोल्स दैट आर बीइंग एक्सरसाइज्ड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन व्हाइल प्रोसेसिंग द यूजर एंटिटी डाटा। इसके लिए अब कौन सा स्टैंडर्ड हमें गाइड करता है, इसके लिए SA 402 हमें गाइड करता है। तो अब 402 स्टार्ट करते हैं उसकी रिवीजन। एप्लीकेबिलिटी ऑफ SA 402 एंड SAE 3402। SA 402 अप्लाई व्हेन यूजर ऑडिटर इज ऑडिटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी which avails the services from a service organization, whereas SAE 3402 ये अप्लाई होगा जब एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑडिटर को एंगेज करती है टू रिपोर्ट ऑन कंट्रोल्स एट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। SAE 3402 अप्लाई व्हेन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन engages the auditor to issue an assurance report on controls at the सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ये स्टैंडर्ड हमारे सिलेबस में एज सच नहीं है। नो, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। मैटर्स ऑन विच यूजर ऑडिटर्स रिक्वायर्स द अंडरस्टैंडिंग। यूजर ऑडिटर को किन किन चीजों की अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। नंबर 1, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है यूजर एंटिटी को। नंबर 2, इन सर्विसेज की सिग्निफिकेंस क्या है यूजर एंटिटी के रेफरेंस में। कैसे कौन सी ट्रांजैक्शंस यूजर एंटिटी प्रोसेस करवाता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से। यूजर एंटिटी और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में रिलेशनशिप क्या है। यूजर एंटिटी जिन एक्टिविटीज को खुद कर रहा है, कुछ एक्टिविटीज वो किससे करवा रहा है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से। उन एक्टिविटीज के बीच में आपस में क्या कोई रिलेशन है। एंड लास्ट वन, व्हाट आर द कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स for the activities that are being undertaken by the service organization. So 6 points है जिनकी understanding is required. Number 1, nature of services provided by the service organization. Number 2, significance of service. Number 3,
नेचर एंड मटेरियलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शंस प्रोसेस्ड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 4 नेचर ऑफ रिलेशनशिप। नंबर 5 डिग्री ऑफ इंटरेक्शन। नंबर 6 कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स। ये 6 वर्ड्स हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजर ऑडिटर को किन किन बातों को कंसीडर करता है? यूजर ऑडिटर शैल इवैल्यूएट द डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ रेलिवेंट कंट्रोल्स। अब 2 कंट्रोल थे। एक कंट्रोल वो जो यूजर एंटिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पर एक्सरसाइज कर रही है, दूसरा कंट्रोल वो जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एक्सरसाइज कर रही है ओवर द प्रोसेसिंग ऑफ क्लाइंट्स डाटा। तो मुझे देखना है यूजर एंटिटी ने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या कंट्रोल्स एक्सरसाइज करे हैं। ऑडिटर शैल डिटरमाइन, क्या उसको एक सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग हो गई है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर इफेक्ट ऑन द यूजर एंटिटी इंटरनल कंट्रोल, ताकि ऑडिटर अपना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई एंड असेस कर सके। यदि अंडरस्टैंडिंग हो गई बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई देन यूजर ऑडिटर में परफॉर्म एनी ऑफ दिस प्रोसीजर। वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट की डिमांड कर सकता है। वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन विजिट कर सकता है इफ परमिटेड। वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ से कांटेक्ट कर सकता है इफ पॉसिबल, और वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर की मदद ले सकता है फॉर द पर्पस ऑफ इवैल्यूएटिंग इंटरनल कंट्रोल्स एट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सो ये ऑडिटर के कंसीडरेशंस हो गए यदि यूजर एंटिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की मदद लेती है तो। नाउ इसके बाद इसमें एक छोटा सा टॉपिक और आ जाता है, और वो टॉपिक क्या है? यदि सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके रेफरेंस में ऑडिटर को क्या करना है। इफ अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यूजेस अ सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, द सर्विस ऑडिटर रिपोर्ट may either include or exclude, either include or exclude क्या? सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल ऑब्जेक्टिव एंड रिलेटेड कंट्रोल्स। यदि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में इन कंट्रोल्स को इंक्लूड कर लिया तो हम क्या कहेंगे? ये रिपोर्ट इंक्लूसिव मेथड पर बनाई गई है। बट यदि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में ये कंट्रोल एक्सक्लूड हुए तो मैं क्या कहूंगा? ये रिपोर्ट कार्व आउट मेथड पर बनाई गई है। ओके। यदि टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट एज द केस में बी, यदि वो इंक्लूसिव पर बनी फिर तो बात हो गई यहीं पर खत्म। लेकिन यदि टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट में सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल को एक्सक्लूड किया गया देन यूजर एंटिटी के ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी उन सब बातों की जो वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में लेता था। इसका मतलब नेचर ऑफ सर्विसेज, सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विसेज, नेचर एंड मटेरियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेस, नेचर ऑफ रिलेशनशिप, डिग्री ऑफ इंटरेक्शन एंड द कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स, ये 6 पॉइंट्स। इफ द टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट excludes the controls at a sub-service organization and the services provided by the sub-service organization, they are relevant to the audit of the user entity's financial statements. The user auditor is required to apply the requirements of this essay in respect of sub-service organization. Nature and extent of the work to be performed by the user entity regarding the services provided by sub-service organization would depend करेगा nature and significance of the services to the user entity by the sub-service organization. So इसके क्वेश्चन भी आया हुआ है, एक बार मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। SA 402 ये रहा, May 15 में क्वेश्चन आया हुआ है। When a sub-service organization performs the services for a service organization, there are 2 alternative method, inclusive और दूसरा carve out. Service organization determines which method will be used. Yes,
सर्विस ऑडिटर इंक्लूड करेगा या नहीं करेगा। एज अ यूजर ऑडिटर आपको क्या इंफॉर्मेशन लेनी है अबाउट द कंट्रोल्स एट अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, वही मुझे तो जानकारी चाहिए डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल की, और इसके लिए वही 6 पॉइंट, नेचर of services, significance of services, nature and materiality of transaction process, nature of relationship, degree of interaction, and last one degree of interaction। और उसके बाद लास्ट पॉइंट था हमारा रिलेशनशिप का भी हो गया आई थिंक सारे हो गए, कोई रह गया एक आई थिंक स्किप हो रहा है माइंड से, एक पॉइंट और था ना इसमें, कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स, सॉरी कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स, इन सब की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन आपका मई 15 के एग्जाम में आया हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट SA 320 एंड SA 402। तो अब इनको अच्छी तरह से लर्न करिएगा, इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, और नेक्स्ट लेक्चर में हम 510 एंड 710 ये 2 स्टैंडर्ड कवर अप करेंगे, और फिर उसके बाद आगे के टॉपिक पर चलेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।